तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, और सेकंड क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि हम बने किससे हैं, किन चीजों से हम बने हैं। तो हमसे कोई भी पूछता है या कोई भी हमसे बात करता है कि हमारा बेसिक यूनिट क्या है, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हम सेल से बने हुए हैं, और ऐसे भी डिफिनेशन बोलते हैं ना, सेल इज द बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट है। हम सेल से बने हुए हैं, क्योंकि जब सेल्स बहुत सारे सेल्स आपस में कंपोज होते हैं तब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू आपस में कंपोज होते हैं तब जाकर एक ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंपोज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तब जाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो अगर हमारे जैसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी दिनचर्या के लिए, अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए बहुत तरह के अलग अलग मूवमेंट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो हमारे बॉडी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमें ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। जैसे सपोज कि यहां से हम जा रहे हैं, किसी बेंच से हम टकरा जाए तो हमारे बॉडी पे एक जर्क लगेगा, और जब बॉडी पे जर्क लगेगा तो उस जर्क में भी हमारे बॉडी से एनर्जी खपत होगी। या फिर मैं बोल रहा हूं, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई चल रहा है, यानी कि डांसिंग, रीडिंग, प्लेइंग, टीचिंग, स्पीकिंग, एवरीथिंग, हम कुछ भी कर रहे हैं, उन सब में एनर्जी खपत हो रही है, एनर्जी की जरूरत है। यानी कि हमारे सेल को एनी हाउ किसी भी कीमत पर एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी तो हमें लेना पड़ेगा, तो एनर्जी कहां से मिलेगा, कैसे आएगा, तो चलिए उसी को हम थोड़ा जानते हैं डिटेल्स में। तो हमने सबसे पहले देखा सेल को, सेल का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर सेल का ड्रॉ किया छोटा सा, और उसमें सिर्फ हमने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया। हम न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ऑलरेडी हमारे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, जहां पे हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल है। तो हम न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे, मैं न्यूक्लियस की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो इससे थोड़ा सा हम लोग और हटकर सोचते हैं, हटकर देखते हैं। हमने खाना खाया, हम एनर्जी के लिए क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। हमने खाना खाया, जब हमने खाना खाया तो उसमें ग्लूकोज था, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ, अब्सॉर्प्शन हुआ, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया गया, एब्जॉर्प्शन करके ग्लूकोज को हमारे सेल में पहुंचा दिया गया, हमारे सेल में ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक करेगा, किस लिए, एनर्जी निकालने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या अकेले ग्लूकोज को तोड़ सकता है, ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, किसी की मदद लेगा। यस, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि किसकी मदद लेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यह है हमारा ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज, और इसे ब्रेक करना है। इसे ब्रेक कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे ब्रेक करेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए किसी की मदद लेगा। तो किसकी मदद लेगा, तो वो है H2O, H2O प्लस O2, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन की मदद लेगा माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया वाटर और ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, और जब ग्लूकोज ब्रेक होगा, टूटेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ 38 एटीपी, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी। और यही एनर्जी हम यूज करेंगे, इसी एनर्जी को हमारा बॉडी यूज करेगा, बॉडी यूज करेगा। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया बची हुई एनर्जी को स्टोर कर लेगा, स्टोर करके जमा करके उसे रख लेगा, और हमारे बॉडी में जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को रिलीज करेगा। अब आप खुद से सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए वाटर और ऑक्सीजन की मदद ली। वाटर और ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज को ब्रेक किया, ग्लूकोज को तोड़ा, तो इससे इन द फॉर्म ऑफ 38 एटीपी, यानी कि 38 एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुआ, और इसी एटीपी को हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
और इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं हर एक काम करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो अभी भी मेरे अंदर एनर्जी की खपत हो रही है और यही वो एटीपी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी रिलीज करवाया और उस एनर्जी को हमारा बॉडी यूज किया, और जो एनर्जी बच गया उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेगा, जमा कर लेगा, और जब हमारे बॉडी में जहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को रिलीज करेगा ताकि काम आगे हो सके। तो अब क्लियर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ऊर्जा का ग्रीक क्यों कहा जाता है। पक्का? गुड। चलिए, तो ये तो बात थी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पावर हाउस ऑफ द सेल और किचन हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस तो हमने देखा कि चलो कोई एनर्जी को तोड़ रहा है, किसी चीज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करवाया और उसे स्टोर किया, तो हमने इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया। लेकिन यहां पे जो पॉइंट है किचन हाउस ऑफ द सेल, किचन हाउस ऑफ द सेल, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। अगर कोई भी हमसे पूछता है कि क्या आप खाना बना लेते हैं, हम बोलते हैं यस मैं बना लेता हूं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम खाना बना सकते हैं? नहीं, नो, नेवर, नथिंग, क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है। अगर आप कहोगे कि हमारे अंदर क्षमता है तो पूरा जब बता दूंगा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे बताना कि सच में क्या आप बना सकते हो। तो मेरे लिए हम खाना पकाते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि हम खाना बना सके। हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी बनाना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इसकी क्षमता ही नहीं है, हमारे अंदर इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं कि मैं खाना बना सकता हूं तो ये गलत है, क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एनर्जी बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं, नॉट प्रोड्यूसर। एनर्जी बनाना, खाना बनाना प्रोड्यूसर का काम है, जो प्रोड्यूस करता है, खाना प्रोड्यूस करता है, हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने रोटी पकाया, रोटी खाया, तो रोटी क्या किया, आटे को गूंथ कर, उसमें पानी मिलाकर आटे को गूंथ कर उसे रोटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे पका लिया और पका के खा लिया। क्या आपने बनाया? गेहूं आपने बनाया? नहीं, प्लांट ने बनाया। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ? प्लांट। बिल्कुल। तो प्लांट ने प्रोड्यूस किया, इसीलिए प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और बाकी जितने भी एनिमल है जो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, यानी कि किसी और के ऊपर निर्भर है, तो उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो किचन का मतलब ही होता है खाना बनाना। अब यहां पे है कि किचन हाउस किसको कहते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम ड्रॉ किया, जिसमें लीफ का डायग्राम बनाया। सबसे पहले हमने देखा कि आखिर जब प्रोड्यूसर प्लांट है तो प्लांट का कौन सा भाग है जो खाना प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, एनर्जी क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो हमने लीफ को, एक लीफ लिया, लीफ को तोड़ लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट, छोटे से पार्ट को हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा, कल्चर करके माइक्रोस्कोप से देखा, तो हम हैरान रह गए। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या देख लिया भाई? तो जब हमने उसको देखा तो हमें उसमें कुछ अजीबोगरीब हरकतें दिखी, कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखा, कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिखा, जिसे हमने कहा अस्टमाटा। तो सबसे पहले हम इसकी स्टडी करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। जब हमने लीफ का स्टडी किया तो हमने देखा कि लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ रहा था, सनलाइट को लीफ एब्जॉर्ब कर रहा था, लीफ ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और इसने रूट्स की मदद से, यानी कि प्लांट की जड़ की मदद से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, मिनरल्स, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन किया, साथ में अपने लीफ की मदद से CO2 का एब्जॉर्प्शन किया, यानी कि गैसियस एक्सचेंज किया, CO2 को एब्जॉर्ब किया। तो H2O यानी कि वाटर जड़ की मदद से लिया, रूट्स की मदद से लिया, CO2 लीफ में कुछ ऑर्गेनल्स थे जिसकी मदद से इसने एब्जॉर्ब किया, साथ में सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और इन तीनों के एब्जॉर्प्शन के बाद इसने सनलाइट को, यानी कि जो सनलाइट के अंदर रेडिएंट एनर्जी थे, उस रेडिएंट एनर्जी को इस लीफ ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में दो चीजें मिली, स्टार्च एंड O2, स्टार्च एंड O2, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, रूट्स की मदद से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, CO2 को एब्जॉर्ब किया, और बदले में हमें क्या दिया? स्टार्च एंड O2। हमारे लिए दोनों यूजफुल है, दोनों लाभकारी है। स्टार्च को इसने स्टोर कर लिया और इसी लीफ को, पत्ते को जब कोई कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, खाया, तो ये एनर्जी उस कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर हो गया और इसी एनर्जी के बदौलत वो जिंदा था, वो अपना सारा काम कर रहा था। जो ऑक्सीजन मिला,
ऑक्सीजन O2, तो फिर से इस एनर्जी को, जो एनर्जी लीफ से मिला स्टार्च, इसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए फिर से उस एनिमल के अंदर किसकी जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन की। तो खाना भी प्लांट ने दिया और उसे ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन भी प्लांट ने दिया। अब यही पे बात आती है कि प्लांट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी जगह पे प्लांट की बात आती है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट हमारे लिए। खाना भी दे रहा है, साथ में उस खाने को ब्रेक करके एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो रियली में कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट हमारे लिए। अब देखिए, ये तो प्रोसेस हो गया कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, H2O वाटर को एब्जॉर्ब किया, CO2 को एब्जॉर्ब किया और स्टार्च और O2 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये सब हो कहां रहा था? ये सब हो कहां रहा था? तो मैंने पहले ही कहा कि हमने लीफ का एक क्रॉस सेक्शन लिया छोटा सा, और उस क्रॉस सेक्शन को हमने माइक्रोस्कोप से देखा, कल्चर किया और माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमने देखा कि वहां पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, जिसे हमने कहा अस्टमाटा। हमने इसे थोड़ा और जूम किया, मैग्निफिकेशन को बढ़ाया, जूम किया, और जब हम इसमें देखे तो हम हैरान रह गए, ये क्या है? इसमें तो और भी कई अलग अलग पार्ट्स से ऑर्गेनल्स है। तो हमने सारे की स्टडी करना शुरू किया, तो हमने देखा कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, बीच में ये पोर है, इसी को हमने कहा अस्टमाटल पोर। इसी को कहा अस्टमाटल पोर, जो कि एक छिद्र की तरह है, बिल्कुल इस तरह का। देख रहे हो आप लोग? बिल्कुल इस तरह का, जो क्लोज और ओपन हो रहा है, इस तरह से क्लोज और ओपन हो रहा है। देख रहे हो आप? यस, क्लोज और ओपन हो रहा है। इसी जगह पे गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल, गार्ड सेल, जो कि स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करवाने का काम कर रहा है। इस तरह से क्लोज और ओपन करवाने का काम कर रहा है। उसके बाद यहां पे हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट है, इसी जगह पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हमने यहां पे लिख भी दिया है कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बना रहा है, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है। अब ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर इंपार्ट करने के साथ साथ ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा था। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा था, क्योंकि प्लांट का एकमात्र क्लोरोफिल है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। यही क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारे अंदर यह क्लोरोफिल होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। हम भी 2 गिलास पानी पीते, धूप में बैठ जाते, हमारे अंदर एनर्जी बनकर तैयार हो जाती, हमें खाने की इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं थी। ये क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ये प्लांट के अंदर है, प्लांट के स्टोमाटा पे है, और इसी क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और अस्टोमाटल पोर ने गैसियस एक्सचेंज करवाया। गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, थोड़ा आप लोग इसको देख लेते हैं। जब स्टोमाटा ओपन हुआ तो CO2 एंटर किया, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज किया जाएगा, प्लांट यूज करेगा, और जब प्लांट CO2 को यूज करेगा तो यहां से बाहर रिलीज होगा O2, और ये O2 हमें मिल जाएगा, हमारे लिए यूजफुल साबित होगा। साथ में जब स्टोमाटा ओपन हुआ था तो O2 के बाहर निकलने के साथ साथ यहां पे H2O भी बाहर आउट हुआ था, बाहर निकला था। यही है ट्रांसपायरेशन, वेपोराइजेशन, जिसे हम कहते हैं बाष्पीकरण, यानी कि प्लांट बाष्पीकरण इसी स्टोमाटा की मदद से करता है। इसीलिए आज कहते हैं ना कि प्लांट कम है इसलिए बारिश नहीं होती है। जो लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, तो वो तो मेनली सोचते हैं कि प्लांट नहीं है तो बारिश नहीं हो रहा है, ये कोई मतलब थोड़ा है ना। लेकिन रियलिटी है, और अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर आप खुद देख लो कि जब प्लांट का स्टोमाटा ओपन होता है तो CO2 बाहर निकलने के साथ साथ H2O भी बाहर निकलता है। यानी कि जो प्लांट के अंदर, प्लांट ने रूट्स की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब किया था, उस वाटर को वो अपने बॉडी से बाहर आउट करेगा, बाहर निकालेगा। वही H2O स्टोमाटा की मदद से बाहर निकला, वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, और वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चला गया, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो फिर से हमारे अर्थ पे रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में आएगा, और ये साइकिल को, वाटर साइकिल को मेंटेन करने का काम करेगा। यानी कि वाटर अर्थ पे आएगा, फिर से प्लांट इसे एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट के लीफ, पत्ते, प्लांट के लीफ यानी कि पत्ते के अंदर मौजूद स्टोमाटा फिर से इसे वेपोराइजेशन करेगा, ट्रांसपैरेशन करेगा, इसका बाष्पीकरण करेगा, और फिर से ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर से बारिश बनकर, पानी बनकर, रेन बनकर हमारे अर्थ पे आएगा और वाटर साइकिल को मेंटेन करेगा। तो यहां पे हमने देखा कि CO2 को एब्जॉर्ब किया, गैसेस एक्सचेंज में CO2 को एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और वाटर रूट्स की मदद से आ गया था। अब इसी जगह पे इसी क्लोरोप्लास्ट ने इस सनलाइट को
जिसके अंदर रेडिएंट एनर्जी है, उस रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, अब ये फूड के फॉर्म में है और इसी लीफ को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और वो एनर्जी जो लीफ ने बनाया था वो एनर्जी चला आएगा एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसे ब्रेक करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसे तोड़ेगा और जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। उसी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं हर एक फंक्शन के लिए, हर एक कार्य के लिए। तो अब क्लियर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो, नेवर? गुड।